आज हम आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी का मॉडल पेपर सेकंड समझाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि हम इसमें ये भी बताएंगे कि किस क्वेश्चन के आंसर में कितना लिखना है और कैसे लिखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो देखिए पहला प्रश्न है, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? मोरुलावस्था, ब्लास्टुलावस्था, गैस्ट्रुलावस्था, नेरुलावस्था। स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है बताना है। तो इसका आंसर होगा दूसरा, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण ब्लास्टुला अवस्था में होता है। और फिर ख नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभाविता के नियम के लिए सही है? प्रभाविता के नियम के लिए कौन सा कथन सही है? कारक जोड़े में होते हैं। लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विभक्ति या डिक्रीट इकाइयों के द्वारा होता है। यदि कारक जोड़ों के दो सदस्य असमान हों तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है। उपर्युक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा उपर्युक्त सभी। और इसके बाद तीसरा है नंबर, निम्नलिखित में से कौन पादप के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं? इसमें से कौन से ऐसे हैं जो पादप के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं? इसका आंसर होगा पहला, राइजोबियम, जो कि लेग्यूमिनेशियम जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है, यानी दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है और सहजीवी का कार्य करता है। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने का कार्य करता है या काटने के लिए जाना जाता है? तो इसमें से एंडोन्यूक्लियस। यदि इसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, एंडोन्यूक्लियस प्रतिबंधन एंजाइम पर हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है, इसी को आणविक कैंची के नाम से भी जानते हैं हम लोग। फिर 2 नंबर है, 2 नंबर का पहला है, वृषण के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। वृषण के 2 प्रमुख कार्य बताना है। तो देखिए हमने लिख कर रखा हुआ है, आप लोग इसको देख लेंगे, बता देंगे हम। उत्तर संख्या देखिए कैसे लिखना है। कॉपी में आप उत्तर संख्या 2 डालेंगे और 2 डालने के बाद इधर 2 का का लिख देंगे। 2 का का है तो 2 का का डाल देंगे। फिर वृषण के कार्य हेडिंग डाल देंगे। अगर अच्छे नंबर हमें पाना है तो ये भी हमें साथ में कार्य करना पड़ेगा। तो वृषण के कार्य हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे, वृषण के 2 प्रमुख कार्य निम्न हैं। पहला, वृषण नर युग्मक शुक्राणुओं का उत्पादन करता है। तो नर युग्मक क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं जो मनुष्य में बनते हैं वृषण के अंदर। तो वृषण नर युग्मक शुक्राणुओं का उत्पादन करता है, ये हो जाएगा। और दूसरा है, वृषण से नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। जो वृषण होता है इससे नर लिंग हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। कभी पूछा जाए कि नर लिंग हार्मोन्स का नाम बताइए तो बताएंगे क्या? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन नर लिंग हार्मोन होता है, जो बालकों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। और द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? दाढ़ी मूंछ का आना, कंधे चौड़े होना, ये सारी चीजें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के अंतर्गत आती हैं। और शुक्राणुओं के निर्माण में हेल्प भी करता है ये हार्मोन। तो ये हो जाएगा वृषण के कार्य। फिर अगला प्रश्न है ख नंबर 2 का, सह प्रभाविता क्या है? तो उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। सह प्रभाविता क्या है बताना है। तो 2 का खा देखिए इस तरह से डालेंगे हेडिंग और डालने के बाद लिखेंगे सह प्रभाविता। लिखेंगे, यदि किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी या एलील समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं तो इन युग्म विकल्पियों को सह प्रभावी एलील्स और इनकी अनुवांशिकता को सह प्रभाविता कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको हम बता दें, युग्म विकल्पी या एलील कहा गया है। इसका मतलब होता है एक लक्षण के तुलनात्मक जीन। इसका क्या मतलब है? एक लक्षण के जो तुलनात्मक जीन होते हैं उसे युग्म विकल्पी या एलील कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के सह प्रभाविता में हम ये भी बता सकते हैं कि जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं, मिश्रित रूप से, तो उसे ही सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस कहते हैं। फिर कहा गया था उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। तो उदाहरण में हम बताएंगे, मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। हम सभी लोग जानते हैं ए बी और ओ, 4 प्रकार के मनुष्य में मुख्य रूप से रुधिर होते हैं। और इन रुधिर वर्गों का नियंत्रण आई जीन करता है। इनका नियंत्रण कौन करता है? आई जीन। इसके 3 युग्म विकल्पी होते हैं आई जीन के, IO, IA, IB से प्रदर्शित किया जाता है इनको। और इनमें से IA और IB के साथ साथ उपस्थित होने पर सह प्रभावी होते हैं। IA और IB साथ साथ प्रदर्शित हुए हैं, उपस्थित हुए हैं, इसलिए सह प्रभावी हो गए। और
AB रुधिर वर्ग बनाते हैं। इस तरह से इसका उदाहरण हो जाएगा। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं? मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु विकास के बारे में बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर। देखिए, दूसरे का डाल देंगे, ऊपर हमने उत्तर संख्या 2 डाला ही था, आप सही से इसी तरह से डालेंगे वहां पर। तो मादा युग्मकोद्भिद के बीजाणु का विकास हेडिंग डाल देंगे, और हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे आवृत बीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद का विकास गुरु बीजाणु से होता है। जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उसमें मादा युग्मकोद्भिद का विकास गुरु बीजाणु से होता है। मतलब जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं इसमें फीमेल गैमेटोफाइट का विकास किससे होता है? मेगास्पोर से होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 मेगास्पोर बन जाते हैं। इनमें से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। 4 बने तो 3 नष्ट हो गए। कहा गया 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। एक गुरु बीजाणु वृद्धि करके भ्रूण कोश बनाता है। अब उसी में से एक जो बचता है वो गुरु बीजाणु वृद्धि करता है और वृद्धि करके एक भ्रूण कोश का निर्माण कर लेता है, एम्ब्रियो सैक बना लेता है, और मादा युग्मकोद्भिद का विकास हो जाता है। इस तरह से मादा युग्मकोद्भिद विकसित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2 का घ डीएनए व आरएनए के बीच 2 रासायनिक अंतरों का उल्लेख कीजिए। देखिए, ये पॉइंट नोट करेंगे, प्रश्न को अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे पहले 15 मिनट जो दिए रहते हैं। 2 रासायनिक अंतरों का उल्लेख करना है। 2 रासायनिक अंतर कौन कौन से होंगे आइए देखते हैं। तो देखिए, इसमें हमने इधर डीएनए डाल दिया है, इधर आरएनए डाल दिया है। आप चाहें तो वैसे डीएनए पहले लिख दीजिए और आरएनए पहले, ऐसे लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। तो डीएनए आरएनए, डीएनए में पहला रासायनिक अंतर है, डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। तो जो डीएनए है ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। आपने देखा होगा इस तरह से हमने डीएनए की संरचना बताई है। डीएनए पर जितने भी वीडियो हैं मेरे चैनल में फुल अपलोडेड है, सभी अलग अलग करके, और उसमें हमने डिटेल से चित्र सहित समझाया हुआ है। आप लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं जा करके। तो ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, और आरएनए एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। पहली बात तो ये बता देंगे। और फिर दूसरे में डीएनए में जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं ये थायमीन होता है, यानी क्षारक क्या होता है? थायमीन होता है। जबकि जो आरएनए होता है, आरएनए में थायमीन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। बाकी सारा वैसे ही रहता है स्ट्रक्चर, लेकिन जो थायमीन होता है उसकी जगह पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, जबकि डीएनए में थायमीन पाया जाता है। तो इस तरह से डीएनए और आरएनए में 2 अंतर कहे गए थे। फिर अगला है, निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है? और रोग इसमें देखिए नहीं दिए हुए तो हमने लिख दिया है एस्कारिस्ता और एमीबिता। इन्होंने टाइपिंग में थोड़ी सी गलती कर दी है। तो कौन कौन से रोग होंगे? एस्कारिस्ता और अमीबिता, इनके बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, उत्तर संख्या 2 और 2 का यहाँ पर अंगा है, और अंगा में एस्कारिस्ता पूरा स्पष्ट रूप से हम लोग लिखेंगे ताकि परीक्षा में एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो उसको कोई परेशानी ना हो। अगर नया पेश कर रहे हैं तो उत्तर संख्या 2 फिर से डाल देंगे, 2 का अंगा इधर भी डाल देंगे ताकि उसको समझ में आ जाए अच्छे से। एस्केरिस्ता में क्या होगा? यह एस्केरिस से होता है। किससे होता है? एस्केरिस से होता है। और एस्केरिस आंतों का परजीवी होता है। कहाँ पर परजीवी होता है? आंतों का परजीवी है। इस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, उसको पहले से एस्केरिस्ता है, तो वो जब मल त्यागेगा तो मल त्याग के साथ वो अंडे भी बाहर निकलेंगे और मिट्टी, जल, पौधों आदि को संदूषित कर देंगे। जब अंडे निकले तो क्या करेंगे? मिट्टी में, जल में, पौधों को आदि को संदूषित कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि इनमें भी वो अंडे मिल जाते हैं। अब जब स्वस्थ व्यक्ति इन चीजों के संपर्क में आता है, यानी कोई स्वस्थ व्यक्ति चाहे वो मिट्टी के संपर्क में, जल के संपर्क में, पौधों के संपर्क में आता है, तो उसे भी यह रोग हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको एस्केरिस्ता रोग पहले से था और उसने मल त्यागा, मल त्याग के बाद वो मिट्टी, जल, पौधों में मिल गया, अब उसी चीज को अगर स्वस्थ व्यक्ति प्रयोग करता है या संदूषित जल को, चाहे वो साग सब्जी को, फलों को खाता है, तो उसको भी एस्केरिस्ता रोग हो जाएगा। फिर है दूसरा अमीबिता, तो इसे अमीबिएसिस रोग भी कहते हैं। अमीबिता को अमीबिएसिस रोग भी कहा जाता है, जो प्रोटोजोआ संघ के एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जंतु के द्वारा होता है। किस संघ का अमीबा जंतु है? प्रोटोजोआ संघ का है। और कौन सा अमीबा है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जंतु है।
किसके द्वारा होता है? कौन सा? अमीबता रोग। इसका संचरण संदूषित जल और खाद्य पदार्थों के सेवन से होता है। यानी बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने इसका रिश्ता बताया था, संदूषित जल या खाद्य पदार्थों के सेवन से अमीबता रोग हो जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, और तीसरे का है शुक्र जनन प्रक्रिया को दर्शाने वाली मानव शुक्र जनन नलिका की खाड़ी काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। शुक्र जनन नलिका को दर्शाने वाली मानव शुक्र जनन नलिका की काट, देखिए मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, बिल्कुल इसी तरह से आपको केवल चित्र बना देना है इसमें, और चित्र बना करके नामांकन भी करना है, क्योंकि चित्र के मिलेंगे 1 नंबर, देखिए इसमें अलग अलग है, और नामांकन के मिलेंगे 1 नंबर, इसलिए चित्र को नामांकित भी करना है, तब जाकर के आप 2 नंबर पाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हाशियाकार रुधिराणु एनीमिया पर टिप्पणी लिखिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि हाशियाकार रुधिराणु एनीमिया पर टिप्पणी क्या होगी। कि उत्तर संख्या 3 का हमने आपको चित्र दिखा ही दिया है, तो ये उसमें हो ही गया है। 3 का खा है हाशियाकार रुधिराणु एनीमिया। तो हाशियाकार रुधिराणु एनीमिया को सिकल सेल एनीमिया भी कहा जाता है, यानी इसका दूसरा नाम क्या है? सिकल सेल एनीमिया भी इसको कहते हैं। याद रखेंगे आप लोग, हाशियाकार जो रुधिराणु है इसको सिकल सेल एनीमिया भी कहा जाता है। और यह एक अनुवांशिक रक्त विकार है। कैसा रोग है ये? अनुवांशिक रोग है जो लाल रक्त कणिकाओं को विकृत करता है। जो लाल रक्त कणिकाएं होते हैं उनको खराब करता है। यह रोग तभी हो सकता है जब माता पिता दोनों ही रोग के वाहक हों, यानी अगर माता पिता दोनों रोग के वाहक हैं तो ये रोग होगा। इस रोग के एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाने वाले विकारों के समूह में लाल रक्त कोशिकाएं हाशिया के आकार में बन जाती हैं। यानी जब ये रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है तो जो लाल रक्त कोशिकाएं होती, कणिकाएं होती हैं, वो हाशिया के आकार के बन जाती हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे ब्लड में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। तो ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं ये हाशियाकार आकार में बन जाती हैं, और फिर लाल रक्त कोशिका नष्ट हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है। अब वो नष्ट हो जाएगी तो लाल रक्त जो कोशिकाएं हैं, आरबीसी हैं हमारे शरीर में, इनकी कमी हो जाएगी, और कमी होने से नसों में खून का बहाव भी कम होगा और दर्द भी होगा। यह रोग 11वें गुणसूत्र में जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है। किस कारण से ये रोग हो जाता है? जीन उत्परिवर्तन के कारण यह रोग हो जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तप्त स्थल अथवा हॉट स्पॉट पर टिप्पणी लिखिए। 2 नंबर का है, तो थोड़ा सा ये भी आपको देखना है कि कितना हमें लिखना है 2 नंबर में, इसी हिसाब से मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो तप्त स्थल या हॉट स्पॉट क्या है? ऐसे स्थान जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु व पेड़ पौधों की प्रजातियां अधिकता में पाई जाती हैं। ऐसे स्थान जहां पर विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अधिकता में पाई जाती हैं, लेकिन उनके अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। ये पॉइंट ध्यान देंगे, अधिकता में तो पाई जा रहे हैं लेकिन उनके अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहलाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? तप्त स्थल या हॉट स्पॉट। चलिए दूसरी तरह से और समझ लेते हैं अच्छे से। संसार के कुछ भागों में अनेक प्रकार के जीवों की बहुलता होती है। हम सभी लोग जानते हैं कि संसार के कुछ ऐसे भाग हैं जहां पर बहुत सारे जीव होंगे, कुछ ऐसे हैं जहां पर कम जीव जातियां पाई जाती हैं। तो और कुछ क्षेत्रों में जीवों तथा जीव जातियों की संख्या बहुत कम होती है। जिन क्षेत्रों या प्रदेशों में जीव जातियों की संख्या बहुत अधिक होती है उन्हें मेगा डाइवर्सिटी जोन कहा जाता है। यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर जीव जातियों की संख्या अधिक होती है उन्हें मेगा डाइवर्सिटी जोन कहते हैं। हॉट स्पॉट संसार में मेगा डाइवर्सिटी जोन वाले वह क्षेत्र हैं जहां पर जंतु व पादपों की जातियां बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। यानी हॉट स्पॉट कैसे क्षेत्र हैं? मेगा डाइवर्सिटी जोन वाले ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जंतु व पादपों की जातियां बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती हैं, किंतु उनके विनाश की बड़ी संभावना है। बड़ी संख्या में तो पाई जाती हैं लेकिन उनके विनाश की बड़ी संभावना है और उनके संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। उनके संरक्षण भी देना चाहिए। हॉटस्पॉट की कुल संख्या 35 है और भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट हैं। कुल कितने हैं? 35। भारत में कितने हैं? तो 4 हॉटस्पॉट हैं। तीसरे नंबर के चौथे प्रश्न पर पीले बीज व लंबे पौधों टी और स्मॉल टी, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का संकरण हरे बीज व लंबे पौधों से करने पर निम्नलिखित फिनोटाइप संततियों की किस अनुपात में आशा की जा सकती है?
यानी अगर इसका और इसका संकरण कराया जाए, क्रॉस कराया जाए, तो किस अनुपात में लंबे और हरे पौधे प्राप्त होंगे, किस अनुपात में बौने और हरे पौधे प्राप्त होंगे। तो देखिए इस चार्ट को देखिए, ये जो चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट में टोटल क्रॉस करके दिखाया गया है। आप लोग बिल्कुल इसी तरह से इसमें चार्ट बना देंगे और चार्ट बनाने के बाद देखिए इधर शो भी कर देंगे कि कौन से पौधे किस अनुपात में प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें 3:1 का अनुपात प्राप्त हो रहा है, यानी 3 इधर देखिए पीले लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं और 1 छोटा बौना पौधा प्राप्त हो रहा है। 3 हरे पौधे लंबे प्राप्त हो रहे हैं और 1 हरा छोटा प्राप्त हो रहा है। इस तरह से इसमें आपको दर्शाना होगा, दिखाना होगा। चित्र आपके सामने है, इस तरह से आप देख लीजिए और बताएंगे कि फेनोटाइप संततियों का अनुपात क्या होगा। 3:1 के अनुपात में प्राप्त होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव उर्वरक क्या है, किन्हीं 2 जीवाणुओं के नाम लिखिए जो मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन या नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। यानी जैव उर्वरक की परिभाषा बताना है और किन्हीं 2 जीवाणु के नाम बताना है जो मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। आइए इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो जैव उर्वरक हेडिंग डाल देंगे, अच्छे से आप हेडिंग डाल करके लिखेंगे ताकि अच्छे नंबर मिले। ऐसे उर्वरक जो जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, अर्थात वह उर्वरक जिनमें जैविक पदार्थ मिला होता है, जैव उर्वरक कहलाते हैं। ऐसे उर्वरक जो जंतुओं या वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, या कह सकते हैं जिनमें जैविक पदार्थ मिला हो, उसे ही जैव उर्वरक कहा जाता है। और इनसे मृदा की पोषण गुणवत्ता में वृद्धि होती है, गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है। फिर आगे प्रश्न था कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु के नाम, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले कुछ जीवाणु के नाम बताना है। तो एजेटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम 2 जीवाणु के नाम पूछे गए थे, हम लोग बता देंगे एजेटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 प्रमुख जीवाणु हैं। और हम आपको बता दे रहे हैं, आगे आप याद रखेंगे। ऐसे ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन कौन से हैं। राइजोबियम भी है जो सहजीवी के रूप में रहता है जड़ों में, किसकी, दलहनी फसलों की जड़ों में। नाइट्रोमोनास है। आदि ये जो हमने जीवाणु के नाम बताए हैं, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, N2 का स्थिरीकरण करने में हेल्प करते हैं। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है चौथे का पहला है, बी कोशिकाओं व टी कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। जो बी कोशिकाएं हैं और टी कोशिकाएं हैं, इनका निर्माण कहाँ होता है, वह एक दूसरे से कैसे भिन्न है। यानी ये एक दूसरे से भिन्न का मतलब इनमें अंतर बताना है। तो पहले तो बताना है निर्माण कहाँ होता है और इसके बाद बताना है कि इनमें अंतर क्या क्या है। तो देखिए उत्तर संख्या डालेंगे 4 डालने के बाद इधर डाल देंगे बगल में 4 का पहला। तो बी व टी कोशिकाएं लिम्फोसाइट की कोशिकाएं होती हैं। कैसी कोशिकाएं हैं, लिम्फोसाइट्स की कोशिकाएं हैं। और लिम्फोसाइट कोशिकाएं क्या हैं, तो लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा तंत्र की प्रमुख कोशिकाएं होती हैं। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसकी प्रमुख कोशिकाएं कौन है, लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं। और ये 2 प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। यानी लिम्फोसाइट कोशिकाएं कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि में होता है। इनका निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि में होता है। फिर इसी प्रश्न में आगे कहा गया था कि बी और टी कोशिकाओं में भिन्नता क्या है, बी कोशिकाएं टी कोशिकाओं से किस तरह से भिन्न है, मतलब इसमें अंतर बताना था। तो आइए देखते हैं। बी कोशिका का परिपक्वन अस्थि मज्जा में होता है। जो बी कोशिकाएं होती हैं इनका परिपक्वन कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। जबकि टी कोशिका का परिपक्वन कहाँ होता है, थाइमस ग्रंथि में होता है। और बी कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा में भाग लेती हैं। जो बी कोशिकाएं कहाँ भाग लेती हैं, तरल प्रतिरक्षा में भाग लेती हैं। जबकि टी कोशिकाएं मध्यस्थ प्रतिरक्षा में भाग लेती हैं। और बी कोशिकाओं की प्लाज्मा कोशिकाएं संक्रमण स्थल पर नहीं जाती हैं। इस प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं वह संक्रमण स्थल पर नहीं जाती हैं और अपने ही स्थान पर एंटीबॉडी बनाती हैं। जबकि जो टी कोशिकाएं हैं ये कोशिकाएं संक्रमण स्थल पर जाती हैं, जहां पर संक्रमण हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, वहां पर ये जाती हैं और एंटीबॉडीज नहीं बनाती हैं। जबकि बी कोशिकाएं क्या थी, एंटीबॉडीज बनाती थी लेकिन संक्रमण स्थल पर नहीं जाती थी। तो ये बी और टी कोशिकाओं में भिन्नता हो जाएगी। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 4 का खा, निम्नलिखित शब्दों को उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए। उपयुक्त उदाहरण देकर के इनको समझाना है। तो पहला है सह प्रभाविता और दूसरा है अपूर्ण प्रभाविता। तो सबसे पहले सह प्रभाविता को समझ लेते हैं। सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता को उदाहरण देकर समझाना था। देखिए मैंने पहले इसको बताया था, उसी से बता देते हैं। तो पहले सह प्रभाविता को समझ लेते हैं। यदि किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी
या एलील समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं तो साथ साथ अभिव्यक्त होने पर इन युग्म विकल्पियों को सहप्रभावी एलील कहा जाता है और इनकी आनुवांशिकता को सहप्रभाविता कहा जाता है। तो आपको बता दें कि युग्म विकल्पी या एलील का मतलब है एक लक्षण के तुलनात्मक जीन, उनको क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी कहा जाता है या एलील कहा जाता है। अब उदाहरण में क्या बताएंगे, मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं जिनको ए बी और ओ से दर्शाते हैं। इन रुधिर वर्गों का नियंत्रण आई जीन करता है और इसके 3 युग्म विकल्पी होते हैं, IO, IA, IB, इसे प्रदर्शित किया जाता है इनसे। और इनमें से IA और IB साथ साथ उपस्थित होने पर सहप्रभावी होते हैं और AB रुधिर वर्ग बनाते हैं। इस तरह से सहप्रभाविता हो जाएगी। और फिर इसके बाद दूसरी टिप्पणी है अपूर्ण प्रभाविता। तो अपूर्ण प्रभाविता को हम लोग देख लेते हैं जल्दी से कि अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है। तो देखिए हमने लिख कर रखा हुआ है, उत्तर संख्या 4 का जो सहप्रभाविता था वो अलग से हमने आपको बता दिया है और दूसरा है अपूर्ण प्रभाविता। तो इसको देख लेते हैं। अपूर्ण प्रभाविता के अंतर्गत देखिए 2 विपरीत लक्षणों वाले कुछ पौधों में संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में बीज का लक्षण प्रकट होता है। यानी जब 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में बीज का लक्षण प्रकट होता है, उसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसकी खोज सन 1903 ईस्वी में कार्ल कोरेंस ने की थी। अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की? तो वैज्ञानिक कार्ल कोरेंस ने 1903 ईस्वी में की थी। अब उपयुक्त उदाहरण देना है। तो उपयुक्त उदाहरण देने में क्या, हम देखिए इधर हमने एक लाल पुष्प ले लिया है और इधर सफेद पुष्प ले लिया है। लाल पुष्प और सफेद पुष्प के बीच में क्रॉस करवाया या संकरण करवाया। क्रॉस करवाने पर देखिए गुलाबी पुष्प पैदा हुआ। संकरण जब कराया गया तो गुलाबी पुष्प उत्पन्न हुआ और ये F1 पीढ़ी हो गई। अब इस गुलाबी पुष्प में हमने स्वपरागण कराया, यानी F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराने पर पहला देखिए लाल पुष्प प्राप्त हुआ, दूसरा गुलाबी प्राप्त हुआ, तीसरा भी गुलाबी प्राप्त हुआ और चौथा सफेद पुष्प प्राप्त हुआ है। तो इनका अनुपात क्या है? 1:2:1 के अनुपात में पुष्प प्राप्त होते हैं। अतः यहाँ पर लाल रंग सफेद रंग पर पूर्ण प्रभावी नहीं हुआ। जो लाल रंग है वो सफेद रंग पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हुआ है, इसीलिए इसे अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। चूंकि पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हुआ इसलिए इसे क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परजीविता पर टिप्पणी लिखिए। परजीविता पर टिप्पणी लिखना है। तो आइए परजीविता पर टिप्पणी को देख लेते हैं। तो उत्तर संख्या 4 का गा है इधर डालेंगे और परजीविता हेडिंग डालेंगे। 2 जातियों के जीवों के बीच का ऐसा पारस्परिक संबंध, 2 जातियों के जीव हैं उनके बीच का ऐसा पारस्परिक संबंध जिसमें परजीवी अपना भोजन पोषक या होस्ट से प्राप्त करता है और इस संबंध में परजीवी को लाभ लेकिन पोषक को हानि होती है। यानी वो जिस पर बैठा हुआ है, जिस पर जीवन जी रहा है उसकी हानि होती है, उसका खुद का लाभ होता है। इसे ही परजीविता कहा जाता है। तो क्या हुआ? कोई 2 जातियां हैं उनके बीच का ऐसा पारस्परिक संबंध है जो अपना भोजन पोषक से प्राप्त करता है, किसी पर बैठा हुआ उससे प्राप्त करता है और जिससे प्राप्त कर रहा है भोजन उसको तो हानि हो रही है। जिससे प्राप्त करता है उसको क्या कहते हैं? पोषक कहा जाता है। उसकी हानि हो रही है लेकिन खुद लाभ ले रहा है, इसे ही परजीविता कहा जाता है। अब परजीवी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहला आंशिक परजीवी और दूसरा है स्थायी परजीवी। आंशिक परजीवी क्या है? तो ऐसे जीव जो कुछ ही समय तक अपना जीवन पोषक पर व्यतीत करते हैं, यानी थोड़े समय के लिए ही अपना जीवन पोषक पर व्यतीत करते हैं, जीते हैं अपनी लाइफ, ऐसे परजीवियों को आंशिक परजीवी कहा जाता है। जैसे ग्लूकोडियम लार्वा होता है। और दूसरा है स्थायी परजीवी। तो ये परजीवी जीवन पर्यंत पोषक पर बने रहते हैं, पूरा जीवन पोषक पर बने रहते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी पोषक शरीर के अंदर रहते हैं, जैसे लीवर फ्लूक, टेपवर्म, राउंडवर्म। जो अंतः परजीवी है वो शरीर के अंदर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं। लीवर फ्लूक है, टेपवर्म है, राउंडवर्म है, कह लीजिए फीता कृमि है। और बाह्य परजीवी पोषक शरीर के बाहर रहकर जीवन जीते हैं। जो बाह्य परजीवी होते हैं ये पोषक शरीर के बाहर रहकर जीवन जीते हैं, जैसे जूं, खटमल, जोंक आदि है। जो है खटमल है, जोंक है आदि है, क्या है? बाह्य परजीवी होते हैं। चौथे का घा है पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है? इस तकनीक द्वारा इंसुलिन उत्पादन विधि का वर्णन कीजिए।
यानी इस तकनीक के द्वारा इंसुलिन का उत्पादन कैसे होता है उसका वर्णन करना है और पुनर्योगज डीएनए तकनीक को बताना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है? तो हेडिंग डालेंगे पुनर्योगज डीएनए तकनीक। इसे रिकम्बिनेंट डीएनए भी कहा जाता है। अगर इस नाम से पूछा जाए तब भी आप यही बताएंगे। और पुनर्योगज डीएनए तकनीक को जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। देखिए 3 नाम हो गए, पुनर्योगज डीएनए तकनीक, रिकम्बिनेंट डीएनए और जेनेटिक इंजीनियरिंग भी इसी को कहा जाता है। आनुवांशिक पदार्थ की संरचना में आवश्यकता अनुसार फेरबदल करने को जेनेटिक इंजीनियरिंग अथवा पुनर्योगज डीएनए तकनीकी अथवा जीन मैनिपुलेशन भी कहा जाता है। एक नाम और आ गया, जीन मैनिपुलेशन। तो बताएंगे किसी वांछित विजातीय डीएनए खंड को एक वाहक खंड से जोड़कर बनाया गया डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है, अथवा इसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है अथवा रिकम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। इस तकनीक के द्वारा वांछित डीएनए खंड की क्लोनिंग की जाती है। क्या करते हैं? क्लोनिंग करते हैं और उसकी अनेक प्रतियां या कॉपीज बनाई जाती हैं। इस तकनीक का प्रयोग करके जीन की संरचना में सुधार किया जा सकता है, यानी कोई भी जीन है उसका सुधार किया जा सकता है और आनुवांशिक रोगों को मानव जाति से दूर किया जा सकता है। जो आनुवांशिक रोग होते हैं, आनुवांशिक विकार होते हैं, उनको मानव जाति से दूर कर सकते हैं अथवा मानव द्वारा उपयोग में आने वाले पादपों व जंतुओं की नस्लों का सुधार किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक के द्वारा या जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा या रिकम्बिनेंट डीएनए के द्वारा अथवा जीन मैनिपुलेशन भी आप कह सकते हैं। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर और 5 नंबर का है पारजीनी जंतु क्या हैं, इनका उत्पादन क्यों किया जाता है, मानव के लिए इनकी उपयोगिता का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग जाकर के वहां से फुल वीडियो अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। फिर 5 का खा है, चित्र की सहायता से लॉजिस्टिक समिष्ट वृद्धि का वर्णन कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। उत्तर संख्या 5 डालेंगे और 5 डालने के बाद 5 का खा यहाँ पर डाल देंगे, क्योंकि खा नंबर है लॉजिस्टिक समिष्ट वृद्धि वक्र। तो हर समिष्ट में संसाधन सीमित होते हैं, जितनी भी समिष्टियां होती हैं उसमें संसाधन सीमित होते हैं, अतः समिष्ट में चर घातांक की वृद्धि नहीं होती है। क्योंकि सीमित है इसलिए चर घातांक की वृद्धि होती ही नहीं है, क्योंकि सीमित समिष्टि के कारण प्रतिस्पर्धाएं होती रहती हैं, जिससे योग्यतम जीव जीवित रहते हैं। यदि प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा, तो जो योग्यतम जीव है वो जीवित रहेंगे और बाकी अयोग्य वाले नष्ट हो जाएंगे। किसी भी प्राकृतिक आवास में अधिकतम संभव संख्या के पालन पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं, यानी पालन पोषण के लिए उसमें पर्याप्त संसाधन होते हैं, उससे आगे वृद्धि संभव नहीं होती है, उससे आगे हम वृद्धि नहीं कर सकते हैं। उस आवास में उस जाति के लिए पोषण क्षमता के मान लिया है हमने, उस आवास में उस जाति के लिए पोषण क्षमता क्या माना? के है, जनसंख्या घनत्व n है, समय t है। इनके बीच संबंध स्थापित करने पर एस आकार का एक सिग्माइड वक्र प्राप्त होता है। देखिए जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, इस तरह से हम लोग बना लेंगे 90 डिग्री पर और जनसंख्या घनत्व तो इधर लिख देंगे, बताएंगे n है, ये k है और k क्या दर्शाता था? पोषण क्षमता दिखा रहा है। ये एस आकार का बना हुआ है, देखिए इस तरह से ये एस आकार का बन गया है, तो ये वक्र हो जाएगा और इधर लिखेंगे समय t, इस तरह से ये हो जाएगा। फिर आते हैं अगले पर। अगला है 5 का गा, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र क्यों बनता है? पराबैंगनी विकिरण के बढ़ने से पौधों और जंतुओं पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा? तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल से समझाया हुआ चित्र सहित, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, वहां से जाकर के आप देख लीजिए। फिर घ नंबर है त्रिसंलयन क्या है, ये कहाँ संपन्न होता है और त्रिसंलयन में सम्मिलित नाभिकों के नाम बताइए। तो इसका भी वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, मैंने चित्र सहित समझाया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का बहुजीनी वंशागति क्या है, इसे उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। तो आइए देखते हैं कि बहुजीनी वंशागति क्या होती है। ये उत्तर संख्या 6 और हेडिंग डालेंगे 6 का में बहुजीनी वंशागति। जब एक लक्षण 2 से अधिक जीन से प्रभावित होते हैं तो उसे बहुजीनी वंशागति कहा जाता है। कोई एक लक्षण जब 2 से अधिक जीन से प्रभावित होता है तो उसे ही बहुजीनी वंशागति कहा जाता है, अथवा इसी को कह सकते हैं कि एक जोड़ी के जीन दूसरी जोड़ी के जीन को प्रभावित करके बदल देते हैं। एक जोड़ी के जीन दूसरी जोड़ी को प्रभावित करते हैं या दबा देते हैं या फिर बढ़ा देते हैं, उसे ही बहुजीनी वंशागति कहा जाता है।
फिर इसमें कहा गया था इसे उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए। तो एक उदाहरण मैंने दिया है, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है, ज्यादा बड़ा लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो प्रबलता या निरोधी बहुजीवी कारक है, इसका उदाहरण मैंने चार्ट देकर बनाया है। चार्ट आप देखिए, चार्ट में चूहों में त्वचा का रंग मैंने लिया है और चूहों में त्वचा के बालों के 3 रंग देखे गए हैं। पहला काला रंग जो प्रभावी जीन सी द्वारा उत्पन्न हुआ है। चार्ट को देखिए, जो काला रंग है ये प्रभावी जीन सी द्वारा उत्पन्न हुआ है। खा जो रंजकहीन या एल्बिनो जो कि सी के अप्रभावी अवस्था में होने पर विकसित हुआ है। और अगौटी रंग जो है ये प्रभावी जीन ए के कारण उत्पन्न हुआ है। इसमें काले बालों के सिरों पर पीले रंग की धारियां होती हैं। और जो अगला है जीन सी के अप्रभावी होने पर जीन ए अगौटी रंग उत्पन्न नहीं कर पाता है। जो जीन सी है ये अप्रभावी है, इसीलिए जीन ए अगौटी रंग उत्पन्न नहीं कर पाता है। अतः अप्रभावी जीन सी अगौटी जीन ए के लिए एपिस्टैटिक जीन का कार्य करता है। इस जीन को संपूरक जीन भी कहा जाता है। इस तरह से ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभों व हानियों की तुलना कीजिए। तो हेडिंग डालेंगे आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ क्या हैं। पहला है इस प्रकार की फसलें पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। जैसे बीटी जो फसलें होती हैं, बैसिलस थोरिनजिएसिस जो फसलें होती हैं पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। फिर दूसरा इस प्रकार की फसलों में पौधों द्वारा उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है। और फिर अगला है इस प्रकार की फसलें अजैव प्रतिबलों जैसे ठंडा, सूखा, लवण, ताप आदि के प्रति अधिक सहिष्णु होती हैं, यदि आदि को सह लेती हैं। और फिर अगला है इस प्रकार की खाद्य फसलों के पौष्टिक स्तर में वृद्धि होती है। इस प्रकार की जो खाद्य फसलें होती हैं उनमें पौष्टिक स्तर पर वृद्धि होती है। जैसे विटामिन ए समृद्ध गोल्डन राइस होता है, इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और फिर अगला है रासायनिक पीड़कनाशकों पर कम निर्भरता होती है, अतः पर्यावरण प्रदूषण रोकने में योगदान होता है। फिर दूसरी हेडिंग है आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन से हानि। लाभ हो गए तो हानियां क्या क्या है। इस प्रकार की फसलों में वांछित जीन के साथ कोई अन्य जीन जैसे एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन आदि हो सकता है जो एलर्जी उत्पन्न कर सकता है। फिर अगला है इस विधि द्वारा उत्पादित कुछ फसलों में बीज पैदा करने की क्षमता नहीं होती है, जिसमें किसान को प्रत्येक बार नए बीज खोदने होते हैं और बीज महंगे भी होते हैं। फिर फसलों में आनुवांशिक बदलाव से उस फसल पर निर्भर रहने वाले जीवधारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और फिर है वैज्ञानिकों व व्यक्तियों का एक वर्ग यह मानता है कि मनुष्य का प्रकृति के कार्यों में दखल नैतिक रूप से उचित नहीं है। इस तरह से लाभ और हानियां हो जाएंगी। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यदि एक समुद्री मछली को अलवण जल की जल जीवशाला में रखा जाए तो क्या वह जीवित रहेगी या मर जाएगी, क्यों या क्यों नहीं। तो इसका आंसर आइए देख लेते हैं। नहीं, यह जीवित नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अलवणीय जल मछलियों में स्वच्छ जलीय मछलियों की तरह अतिरिक्त जल को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उसमें नहीं होती है। अतः समुद्री मछली को स्वच्छ जल में रखने पर उसमें जल की अधिकता हो जाने के कारण वह मछली मर जाएगी। जल की अधिकता कैसे? अंतः परासरण के द्वारा, यानी ऑस्मो रेगुलेशन के द्वारा। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि समुद्री मछली लवणीय जल के लिए अनुकूलित नहीं होती है। अलवणीय जल में आते ही अल्पसारी माध्यम में आने से ऑस्मो रेगुलेशन हो जाएगा और ऑस्मो रेगुलेशन होने से वह मर जाएगी। है लिंग संलग्न वंशागति पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका वीडियो मैंने लिंक में दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं, लिंग संलग्न पढ़ सकते हैं। फिर अगला है मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। तो मादा प्रजनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बताना है। 5 नंबर का प्रश्न है, सचित्र वर्णन करना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। फिर इसी में अथवा लगा हुआ है आवृत बीजी पौधों में निषेचन क्रिया का चित्र सहित सहायता से वर्णन कीजिए। यानी चित्र की सहायता से वर्णन करना है आवृत बीजी पौधों में निषेचन। तो निषेचन का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं।
फिर अगला है न्यूक्लिक अम्ल क्या है? वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए अणु की द्विकुंडली संरचना का वर्णन कीजिए। तो न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक पदार्थ होता है और ये दो प्रकार के होते हैं, आरएनए और डीएनए। यानी आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए अणु की द्विकुंडली संरचना का सचित्र वर्णन, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है लिंग निर्धारण क्या है? पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो लिंग निर्धारण क्या है, इस पर मैंने फुल वीडियो अपलोड किया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है जैव विविधता क्षति के कारण लिखिए। तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ये अंत में दे रखा है कि दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। नारकोटिक ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, उपार्जित प्रतिरक्षा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं।